सात रंग की रहस्यमयी चिट्ठी। भाग एक। चिट्ठी का आगमन। एक सुबह की बात है जब सूरज की पहली किरणें आगरा के किले की दीवारों पर चमक रही थीं। सम्राट अकबर अपने दीवाने खास में दरबार लगाए बैठे थे। दरबारियों की कतारें सजी थीं और हर कोई राजा के हुक्म का इंतजार कर रहा था। अचानक एक सिपाही दरबार में आया। उसके हाथ में एक सुनहरे खोल में लिपटी चिट्ठी थी। जहां पनाह, यह चिट्ठी सुबह की पहली पहर में महल के दरवाजे पर रखी मिली है, सिपाही ने कहा। अकबर ने चिट्ठी ली और देखा कि वह चिट्ठी 7 रंगों में रंगी थी, लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी, बैंगनी और सफेद। चिट्ठी की स्याही भी हर रंग में थी और उसमें कोई नाम नहीं लिखा था, न भेजने वाले का न पाने वाले का। यह तो बड़ा अजीब है, अकबर बोले, बिना नाम की चिट्ठी और वो भी 7 रंगों में। बीरबल कहाँ है? हुजूर, मैं हाजिर हूँ, बीरबल ने झुककर अभिवादन किया और आगे बढ़ाया। अकबर ने चिट्ठी बीरबल को दी। बीरबल, इसका रहस्य मुझे जानना है। यह चिट्ठी क्यों भेजी गई है, किसने भेजी है और क्यों 7 रंगों में लिखी गई है? बीरबल ने ध्यान से चिट्ठी को देखा। वह चुपचाप मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, यह कोई साधारण चिट्ठी नहीं है। इसमें कोई गहरा संकेत छिपा है। भाग 2। चिट्ठी का रहस्य। बीरबल चिट्ठी को लेकर अपने घर चला गया। उसने एक साफ जगह पर चिट्ठी को फैलाया और हर रंग की स्याही की जांच शुरू की। उसने पाया कि हर रंग की स्याही एक विशेष प्रकार की गंध दे रही थी और अलग अलग लेखन शैली में लिखी गई थी। पहली पंक्ति लाल रंग में थी, सच हमेशा छिपा होता है। दूसरी नीली, झूठ अक्सर सच से ज्यादा स्पष्ट होता है। तीसरी पीली, जिसे तुम देख रहे हो वह हमेशा वही नहीं होता। हर पंक्ति में एक रहस्य छिपा था। 7 रंगों की 7 पंक्तियां मिलाकर एक पहेली बन रही थी। बीरबल ने अनुमान लगाया कि यह चिट्ठी किसी गूढ़ संदेश का हिस्सा है। शायद कोई व्यक्ति किसी षड्यंत्र की जानकारी देना चाहता है, पर खुले रूप से नहीं बता सकता। भाग 3। दरबार में खुलासा। अगली सुबह बीरबल दरबार में लौटा। जहां पनाह, यह चिट्ठी सिर्फ संदेश नहीं है, यह एक चेतावनी है। किसी ने दरबार के भीतर से यह चिट्ठी लिखी है और यह 7 रंग 7 अलग अलग व्यक्तित्वों का प्रतीक हैं। इसका मतलब है कि दरबार में 7 लोग ऐसे हैं जिनमें से कोई एक सच्चा है और बाकी झूठे हैं। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरे दरबार में कोई गद्दार है? संभव है हुजूर, बीरबल ने कहा, लेकिन इस चिट्ठी के माध्यम से वह व्यक्ति हमें सुराग दे रहा है। बीरबल ने 7 प्रमुख दरबारियों की सूची बनवाई। खान-ए-आजम अब्दुल रहीम, फकीर अली, राजगुरु भट्टाचार्य, सेनापति राणा विक्रम, कवि गुलाबचंद और व्यापारी देवसिंह। इन 7 से अलग अलग सवाल पूछने होंगे और उनके जवाबों को इन 7 रंगों से जोड़ना होगा। बीरबल ने योजना बनाई। भाग 4। सवालों की जांच। अगले 3 दिन बीरबल ने हर दरबारी से अलग अलग समय पर मुलाकात की और कुछ सरल से लगने वाले सवाल पूछे। आप सुबह सबसे पहले क्या करते हैं? आपको 7 रंगों में सबसे ज्यादा कौन सा रंग पसंद है और क्यों? यदि आपको एक रहस्य छिपाना हो तो आप किस तरीके से छिपाएंगे? उनके उत्तरों के साथ साथ बीरबल ने यह भी देखा कि जब उन्हें चिट्ठी दिखाई जाती थी तो उनके चेहरे के हाव भाव कैसे बदलते हैं। अंततः बीरबल ने हर दरबारी के जवाबों को विश्लेषित किया और रंगों से मिलाया। भाग 5। असली चेहरा। चौथे दिन बीरबल दरबार में लौटकर बोला, जहां पनाह, मैं गद्दार की पहचान कर चुका हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह चिट्ठी व्यापारी देवसिंह ने भेजी थी, लेकिन वह गद्दार नहीं है, बल्कि उन्होंने इस चिट्ठी के जरिए हमें सचेत किया है। उन्होंने 7 रंगों के जरिए संकेत दिया कि दरबार में षड्यंत्र रचा जा रहा है।
तो गद्दार कौन है? अकबर ने पूछा। फकीर अली, बीरबल ने कहा। उनके उत्तरों में विरोधाभास था। जब उनसे रंगों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सफेद रंग को पसंद बताया, मगर जब उन्हें चिट्ठी दिखाई गई तो उन्होंने पीली स्याही की पंक्ति पढ़ते वक्त नजरें चुरा लीं। यह वही पंक्ति थी जिसमें कहा गया था, जिसे तुम देख रहे हो वह हमेशा वही नहीं होता, यानी कि कोई है जो खुद को भला दिखा रहा है मगर अंदर से कुछ और है। फकीर अली ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब बीरबल ने और प्रमाण रखे, जैसे कि उनके ताखाने से मिले दूसरे रंगीन कागज, तो वह सच्चाई उगल बैठे। मैं बादशाह के खिलाफ नहीं था, उसने कहा, मगर मुझे दूसरे सल्तनत से सोने के सिक्कों का प्रलोभन दिया गया था। मैंने दरबार की योजनाएं वहां भेजनी शुरू की। और देवसिंह को यह बात कैसे पता चली? अकबर ने पूछा। बीरबल बोला, देवसिंह का व्यापार दोनों सल्तनतों में फैला हुआ है। उन्होंने कुछ संदिग्ध पत्राचार पकड़ा और चुपचाप हमें यह संदेश भेजा ताकि फकीर अली सतर्क न हो जाएं। 7 रंगों के जरिए उन्होंने संकेत दिया, 7 रंग, 7 दरबारी। भाग 6 निष्कर्ष। अकबर ने देवसिंह को इनाम दिया और फकीर अली को कारागार भेज दिया। उन्होंने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में बेमिसाल है। चिट्ठी के रंगों से षड्यंत्र का पता लगाना कोई साधारण बात नहीं थी। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, जब बात आपके राज की हो तो हर संकेत पर ध्यान देना पड़ता है, चाहे वो शब्दों में हो या रंगों में। कहानी का नाम, चुप्पी की कीमत। भाग 1, दरबार में नया मुद्दा। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में हमेशा किसी न किसी विषय पर चर्चा चलती रहती थी, कभी न्याय, कभी युद्ध, तो कभी ज्ञान। एक दिन जब दरबार सजा हुआ था और सभी दरबारी उपस्थित थे, सम्राट ने एक अजीब विषय उठाया। क्या चुप रहना बोलने से ज्यादा कठिन होता है? अकबर ने पूछा। कुछ दरबारी हंसे, कुछ सोच में पड़ गए। बीरबल मुस्कराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह प्रश्न बहुत गूढ़ है। बोलना आसान है, पर सही समय पर चुप रहना सबसे कठिन है। तो क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो? अकबर ने चुनौती दी। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जी हाँ, पर इसके लिए मुझे कुछ समय और एक विशेष योजना की अनुमति चाहिए। भाग 2, बीरबल की चुप्पी। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आया। 2 दिन बीत गए, फिर 3। 1 सप्ताह हो गया, लेकिन बीरबल न तो दरबार में दिखाई दिया, न ही किसी को कोई सूचना दी। अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने सिपाहियों को बीरबल के घर भेजा। वह वहां आराम से बैठे किताब पढ़ रहे थे। बीरबल, तुम दरबार क्यों नहीं आए? सिपाही ने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं अभी एक परीक्षा में हूं, चुप्पी की परीक्षा। सिपाही ने अकबर को खबर दी। सम्राट ने बीरबल को बुलवाया। अगले दिन बीरबल दरबार में आया, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा। उसने बस हाथ जोड़कर अभिवादन किया और चुपचाप बैठ गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, लगता है बीरबल आज व्रत में है। कुछ दरबारी फुसफुसाने लगे, शायद बीरबल सम्राट से नाराज हैं। शायद बीरबल को कोई बीमारी हो गई है। शायद कोई षड्यंत्र चल रहा है। 4 दिन और बीत गए। बीरबल रोज आता, पर एक शब्द नहीं कहता। इस बीच दरबार की गतिविधियां धीमी पड़ गईं। राजा की सलाह लेने वाले लोग उलझन में थे और दरबारी भी असमंजस में। भाग 3, अफवाहों की आंधी। दरबारियों ने बीरबल की चुप्पी को लेकर तरह तरह की कहानियां फैलानी शुरू कर दी। एक ने कहा, बीरबल को अपमानित किया गया है। दूसरे ने कहा, बीरबल किसी दूसरी सल्तनत से मिला हुआ है, यह चुप्पी उसी योजना का हिस्सा है।
अकबर को यह बातें बहुत अखरने लगीं। उन्होंने बीरबल को एकांत में बुलाया। बीरबल, अब बहुत हो गया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी चुप्पी दरबार में भ्रम फैलाए। बोलो, क्या बात है? बीरबल ने तब भी कुछ नहीं कहा, बस एक पत्र सम्राट को सौंपा। पत्र में लिखा था, जहां पनाह, आप स्वयं जानना चाहते थे कि चुप रहना कठिन है या बोलना। मैंने सिर्फ चुप रहकर यह सिद्ध कर दिया कि एक समझदार इंसान की चुप्पी भी समाज में तूफान ला सकती है। हर कोई अपनी व्याख्या करने लगता है, अफवाहें उड़ने लगती हैं और सच से दूर जाने लगते हैं। मैंने कुछ भी नहीं कहा, फिर भी मुझ पर आरोप लगे, मुझसे नाराजगी हुई और लोग मुझे दोष देने लगे। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए कि चुप रहना कितनी बड़ी परीक्षा है। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने यह प्रश्न नहीं बल्कि पूरे दरबार को पढ़ाया है। अब मैं समझ गया, चुप्पी भी एक भाषा होती है और उसे समझने वाला ही सच्चा ज्ञानी होता है। भाग 4, एक नई चुनौती। अकबर बीरबल की परीक्षा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बीरबल को एक नई चुनौती दे डाली। बीरबल, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि चुप्पी की कीमत बहुत बड़ी है। अब मैं चाहता हूं कि तुम यह साबित करो कि कभी कभी चुप्पी से न्याय भी मिल सकता है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, जहां पनाह, मुझे बस एक अवसर दीजिए। मैं एक सप्ताह में आपको इसका उत्तर एक घटना से दूंगा। भाग 5, चोर की खोज। उसी समय महल में एक बड़ी चोरी हो गई। रानियों के कक्ष से एक बेशकीमती हार चोरी हो गया था। महल में कोहराम मच गया। सभी नौकर चाकरों की तलाशी ली गई, मगर हार का कोई सुराग नहीं मिला। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच सौंपी। बीरबल ने सभी संदिग्ध नौकरों को बुलाया, कुल 7 लोग थे। उसने सभी से कहा, मैं किसी से कुछ नहीं पूछूंगा। न कोई सवाल होगा, न कोई जवाब। बस आप सबको चुपचाप मेरे साथ चलना होगा। सब लोग चकित थे, पर बीरबल उन्हें पास के एक कमरे में ले गया, जहां एक गुप्त दरवाजा था। बीरबल ने कहा, इस कमरे के भीतर एक मूर्ति है, न्याय की देवी की मूर्ति। जो चोर होगा, उसके हाथों में कालिख लग जाएगी जैसे ही वह मूर्ति को छुएगा। सब एक एक कर जाएं और मूर्ति को छूकर लौटें। सभी 7 ने बारी बारी से अंदर जाकर मूर्ति को छुआ और बाहर आ गए। बीरबल ने सबके हाथ देखे, सबके हाथ एकदम साफ थे। अकबर चौंके, पर यह तो विफल प्रयोग हुआ। बीरबल मुस्कराया, नहीं जहांपना। अब देखिए, मैंने जो रंग मूर्ति पर लगाया था वह अदृश्य कालिख थी, जो सिर्फ उन हाथों पर लगती जो डर के कारण मूर्ति को नहीं छूते। इसका मतलब है, अकबर ने कहा। बीरबल ने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया, यह आदमी चोर है। इसके हाथ सबसे साफ हैं, क्योंकि इसने मूर्ति को छुआ ही नहीं। उसे डर था कि उसके हाथ काले हो जाएंगे। वह व्यक्ति घबरा गया और सच स्वीकार कर लिया। भाग 6, समापन और शिक्षा। अकबर ने चकित होकर कहा, बीरबल, तुमने बिना एक सवाल पूछे न्याय कर दिया। सचमुच चुप्पी भी न्याय कर सकती है, यदि चतुर दिमाग उसके पीछे हो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, कभी कभी शब्द भ्रम पैदा करते हैं, पर चुप्पी दिल और आत्मा को पढ़ती है। अकबर ने बीरबल को एक खास पद और सोने की मुद्राएं इनाम में दीं। उसी दिन से अकबर ने निर्णय लिया कि न्याय करते समय केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि चुप संकेतों, हाव भाव और मौन की भाषा पर भी ध्यान देना चाहिए। कहानी से सीख। चुप रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। चुप्पी एक शक्ति है, एक रणनीति है और कभी कभी एक हथियार भी। जब बीरबल जैसे ज्ञानी उसका प्रयोग करते हैं, तो वह सत्य और न्याय दोनों के लिए सबसे प्रभावशाली साधन बन जाती है।
कहानी का नाम सच का सौदा। भाग एक। दरबार में सवाल। एक दिन मुगल सम्राट अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे थे। चारों ओर सजे हुए सिंहासन, रंगीन पर्दे और अनगिनत दरबारी अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे। हमेशा की तरह आज भी दरबार में किसी विषय पर चर्चा चल रही थी। अकबर बोले, बीरबल, क्या हर व्यक्ति खरीदा जा सकता है? क्या सच भी बिक सकता है? सवाल सुनते ही दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ दरबारी बोले, हर चीज का मूल्य होता है। कुछ बोले, नहीं, कुछ चीजें अनमोल होती हैं। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने अकबर की ओर देखा और बोले, जहां पनाह, सच को खरीदा नहीं जा सकता, पर कुछ लोग उसे बेचने की कोशिश जरूर करते हैं। तो क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। जी हां, जहांपनाह। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, बीरबल ने कहा। भाग दो। योजना की शुरुआत। अगले दिन बीरबल ने एक अजीब घोषणा करवाई। शहर में ढिंढोरा पिटवाया गया। एक धनवान व्यापारी अपने बुढ़ापे में सच्चाई की खोज कर रहा है। जो कोई भी उसे सच्चाई बेचेगा, उसे 500 सोने की मुद्राएं इनाम में मिलेंगी। यह सुनते ही शहर में हड़कंप मच गया। पहले दिन ही कई लोग बीरबल के पास पहुंचे। हर कोई अपनी सच्चाई बेचने को तैयार था। एक ने कहा, मैंने अपने पड़ोसी की चोरी की थी, यह मेरी सच्चाई है। दूसरे ने कहा, मैंने अपनी पत्नी से छुपाकर जेवर बेचे, यह मेरा सच है। तीसरा बोला, मैंने अपने शिक्षक से झूठ बोलकर परीक्षा में नंबर बढ़वाए, यही मेरी सच्चाई है। बीरबल ने सबकी बातें सुनी और कहा, तुम्हारे सच सस्ते हैं। मैं 500 मुद्राएं सिर्फ उस सच के लिए दूंगा जो अनमोल हो। भाग 3। एक अजनबी की एंट्री। 3 दिन बीत गए। फिर एक दिन दरबार में एक गंभीर चेहरा लिए युवक आया। उसने गहरे नीले रंग का चोगा पहन रखा था और उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। मैं आपका सच बेचने आया हूं, वह बोला। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा, न उसमें लालच था, न घमंड। सिर्फ एक बोझ दिखाई देता था। तुम्हारा नाम? बीरबल ने पूछा। राजाराम, उसने उत्तर दिया। मैं पूर्वी किले में सेनापति के रूप में नियुक्त था। मैं आपको एक ऐसा सच बताने आया हूं जो मेरे प्राण भी ले सकता है। अब दरबार पूरी तरह शांत था। भाग 4। रहस्य का पर्दा। राजाराम बोला, 6 महीने पहले शत्रु सल्तनत ने हमारे किले पर हमला किया था। मैंने सम्राट के नाम एक संदेश भिजवाया, परंतु वह कभी पहुंचा नहीं। मेरे अधीनस्थ अधिकारी महरूम खां ने वह पत्र नष्ट कर दिया था। क्यों? बीरबल ने पूछा। क्योंकि महरूम खां ने दुश्मनों से गुप्त समझौता कर लिया था। उसके बदले में उसे सोने की खान का हिस्सा मिलना था। उसने यह सच छुपा लिया और कहा कि कोई पत्र भेजा ही नहीं गया। बीरबल ने पूछा, अब तुम यह सब क्यों बता रहे हो? राजाराम ने गहरी सांस ली, क्योंकि मैंने अपनी आत्मा की आवाज दबाई थी। मैं जानता था कि वह गलत है, फिर भी चुप रहा। लेकिन अब और नहीं। मैं यह सच्चाई बेचना नहीं चाहता, मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, यह वही सच है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि इसके बदले कोई धन नहीं मांगा गया। भाग 5। जांच की प्रक्रिया। अकबर ने तुरंत जांच के आदेश दिए। महरूम खां को बुलाया गया। क्या तुमने संदेश रोकने का काम किया था? अकबर ने क्रोधित होकर पूछा। महरूम खां ने पहले इनकार किया, लेकिन जब बीरबल ने पुराना दस्तावेज दिखाया जिसमें पत्र की प्राप्ति की रसीद थी और 2 अन्य सैनिकों की गवाही भी सामने आई, तो वह टूट गया। हाँ, मैंने ऐसा किया, वह बोला। मुझे लगा था कि मैं इस सच्चाई को कभी सामने नहीं आने दूंगा।
लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि एक व्यक्ति अपने अपराध बोध के कारण मेरी योजना को विफल कर देगा। भाग 6 सच की कीमत। अकबर ने राजा राम की ईमानदारी की सराहना की और उसे वापस सेना में बहाल किया। महरूम खां को कड़ी सजा सुनाई गई। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब तो मानना पड़ेगा, हर सच बिकने के लिए नहीं होता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, एक सच्चाई मन से निकले तो वह बोझ हटाती है, लेकिन लालच से निकले तो सौदा बन जाती है। अकबर ने दरबार में घोषणा की, अब से हर वर्ष ईमानदारी और साहस दिखाने वाले को सत्य सम्मान दिया जाएगा। भाग 7 बीरबल की परीक्षा। कुछ हफ्तों बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर किसी दिन तुम्हें खुद पर लगे झूठे आरोपों के खिलाफ कुछ भी बोलने की अनुमति न दी जाए, तब तुम क्या करोगे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तब मैं चुप रहकर सच को समय पर सौंप दूंगा, क्योंकि सच को बोलने से ज्यादा उसे जीना जरूरी है। अकबर ने उसकी बात गांठ बांध ली। भाग 8 समापन। सालों बाद जब बीरबल नहीं रहे तो अकबर ने उनके सम्मान में एक पत्थर पर खुदवाया, जिस सच को कोई न खरीद सके वही सबसे कीमती होता है, और जो उसे चुपचाप जिए वही सबसे सच्चा होता है। कहानी से सीख। सच बोलना आसान नहीं होता, खासकर तब जब उसके पीछे कोई भय हो, पर जो अपने सत्य को न दबाए वही सच्चा नायक होता है। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि न सिर्फ चतुराई बल्कि साहस और आत्मा की आवाज भी न्याय का आधार बनती है। कहानी का नाम गूंगी गवाही। भाग 1 चुप्पी का झूठ। सम्राट अकबर का दरबार सजा हुआ था। गहनों से चमचमाता सिंहासन, रत्नजड़ित खंभे और महाराज की उपस्थिति से आलोकित दरबार। हर रोज की तरह आज भी दरबार लगा हुआ था, लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। एक बूढ़ा व्यक्ति गंदे कपड़ों में कांपता हुआ दरबार में लाया गया। उसकी आंखों में डर और दर्द दोनों थे। यह व्यक्ति दावा करता है कि उसके खेत पर जमींदार ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, एक सैनिक ने बताया। अकबर बोले, क्या यह सच है? क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, हाँ जहां पनाह, मेरी एकमात्र गवाह मेरी बहरी और गूंगी बेटी है। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। गूंगी गवाही कैसे दे सकती है? क्या यह कोई मजाक है? यह मामला तो निराधार है। लेकिन अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या कोई गूंगा भरा व्यक्ति न्यायालय में गवाही दे सकता है? बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, अगर उसकी आंखें देख सकती हैं और दिल सच जानता है तो हाँ, वह गवाही दे सकता है। पर मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं इस मामले की तह तक जाना चाहता हूं। भाग 2 गवाह का मौन। बीरबल अगले दिन बूढ़े व्यक्ति और उसकी बेटी को साथ ले गए। वह लड़की 18 से 20 वर्ष की रही होगी, चेहरा शांत लेकिन आंखें गहरी। वो कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी निगाहें बहुत कुछ कह रही थीं। बीरबल ने एक कलाकार को बुलाया और कहा, तुम इस लड़की की आंखों में जो कहानी देखो उसे चित्रों में उतारो। कलाकार ने 5 घंटे तक बिना कुछ पूछे उस लड़की को देखा, फिर धीरे धीरे चित्र बनाना शुरू किया। 4 चित्र बने। पहला चित्र, खेतों में एक व्यक्ति हल चला रहा है। 2 दूसरा, एक जमींदार और 2 सैनिक उस आदमी को पीट रहे हैं। 3 तीसरा, एक लड़की छिपकर यह सब देख रही है। 4 चौथा, जमींदार जबरदस्ती दस्तावेज पर बूढ़े से अंगूठा लगवा रहा है। बीरबल ने लड़की की ओर देखा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सिर हिलाकर हाँ किया। बीरबल बोले, जहां पनाह, यह गवाह बोल नहीं सकती, पर उसकी आंखों ने वह देखा है जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। यह गवाही मौन है, लेकिन सच्ची है।
भाग 3 जमींदार की चाल। अकबर ने जमींदार को दरबार में बुलवाया। क्या तुमने इस बूढ़े व्यक्ति की जमीन हथियाई? सम्राट ने पूछा। जमींदार ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, नहीं जहांपना, उसने खुद ही मुझे बेची थी। दस्तावेज है मेरे पास। दस्तावेज लाया गया। उस पर बूढ़े व्यक्ति के अंगूठे का निशान था। बीरबल ने दस्तावेज को ध्यान से देखा, फिर मुस्कराए। जहांपनाह, अगर यह दस्तावेज सही होता तो उस दिन किसी साक्षी की आवश्यकता होती, पर यह कागज नया है, जबकि दस्तावेज की तारीख 3 माह पुरानी है। इस पर लगी मोहर भी राजकीय नहीं, नकली है। अकबर बोले, क्या तुम यह साबित कर सकते हो बीरबल? बीरबल ने पास खड़े एक गुप्तचर को इशारा किया। वह तुरंत बाहर गया और कुछ ही पलों में लौट आया, एक चर्मकार और एक दस्तावेज विशेषज्ञ के साथ। विशेषज्ञ ने कहा, जहांपनाह, यह दस्तावेज मात्र 10 दिन पुराना है। स्याही अभी भी हल्की नमी लिए हुए है और मोहर बाजार में बनने वाली नकली मोहरों से बनाई गई है। अब जमींदार के चेहरे का रंग उड़ गया। बीरबल बोले, और यह चित्र इस लड़की ने नहीं, बल्कि एक कलाकार ने उसके मौन हाव भाव देखकर बनाए हैं। झूठ की स्याही सूख सकती है, पर आंखों की गवाही अमिट होती है। भाग 4 मौन की ताकत। अकबर ने जमींदार को जेल भेजने का आदेश दिया और वृद्ध व्यक्ति को उसकी जमीन वापस दिलवाने की घोषणा की। पूरी जनता तालियां बजाने लगी। फिर अकबर ने पूछा, बीरबल, पर क्या यह हमेशा संभव है कि गूंगे भरे लोग न्याय पा सकें? बीरबल बोले, जहांपनाह, समस्या जुबान की नहीं, सुनने की है। अगर न्याय अंधा होता है तो गूंगी गवाही भी जरूरी हो जाती है। बस समझने वाला चाहिए। अकबर मुस्कराए, तुमने फिर सिद्ध किया, मौन शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। भाग 5 एक और राज। मामला खत्म हुआ ही था कि एक दिन एक दूसरा विवाद सामने आया। दरबार में एक व्यापारी ने आरोप लगाया कि उसके खजाने से हर महीने सोने के सिक्के गायब हो रहे हैं, पर उसे कोई सुराग नहीं मिल रहा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या किसी खास जगह सिक्के रखे जाते हैं? जी हाँ, एक लोहे की तिजोरी में, जिसे सिर्फ मैं खोल सकता हूँ। क्या कभी कोई और तिजोरी खोलता है? सिर्फ मेरा पुत्र, जब मैं बीमार होता हूँ। बीरबल ने व्यापारी से कहा, मैं बिना किसी को पूछे चुपचाप चोर को ढूंढ लूंगा, पर हर किसी को मेरी एक बात माननी होगी। क्या? 3 दिन तक कोई तिजोरी नहीं खोलेगा और उस कमरे में एक विशेष कुश्ती की धूल बिछा दी जाएगी। भाग 6 धूल की गवाही। बीरबल ने उस कमरे की जमीन पर एक महीन धूल बिछा दी, जो हल्की चमक के साथ किसी के कदमों के निशान को पकड़ लेती थी। फिर उन्होंने पूरी तिजोरी पर बारीकी से धूल छिड़क दी, ताकि किसी की उंगलियां या हथेलियां छू जाएं तो उनका पता चल सके। तीसरे दिन बीरबल ने कमरे का मुआयना किया। धूल में पैरों के हल्के निशान थे, जो तिजोरी तक गए थे और फिर वापस मुड़ गए। उन्होंने व्यापारी के बेटे को बुलाया और कहा, अपने हाथ दिखाओ। हथेलियों पर धूल का रंग जरा भी नहीं था, पर उसकी उंगलियों के सिरों पर हल्की चमक थी। बीरबल बोले, तिजोरी सिर्फ हथेली से नहीं, अंगुलियों के सटीक स्पर्श से खुलती है। और ये चमक उसी धूल की पहचान है जो मैंने बिछाई थी। व्यापारी स्तब्ध रह गया। पर मेरे बेटे को पैसों की जरूरत क्यों होगी? बीरबल बोले, हो सकता है किसी और के लिए चोरी कर रहा हो, पर जो भी हो, सच सामने आ गया। भाग 7 अंत और अमूल्य शिक्षा। अकबर ने पूरी दरबार में घोषणा की, आज बीरबल ने 2 बातें सिद्ध की हैं। एक, कि मौन गवाही झूठ को हराने में सक्षम होती है, और 2, कि चोर की चुप्पी भी गूंजती है, बस सुनने वाला चाहिए। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, अगर मौन ही न्याय है तो फिर शब्दों की क्या जरूरत?
बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, शब्द न्याय करते हैं, पर मौन सत्य को जन्म देता है। कहानी से सीख। मौन सिर्फ चुप्पी नहीं, एक भाषा है। सच हमेशा बोलने से नहीं, कभी कभी देखने से साबित होता है। गूंगी गवाही भी झूठ को पराजित कर सकती है, यदि उसे सही समझा जाए। न्याय सिर्फ कानों से नहीं, आंखों और दिल से भी होता है। कहानी का नाम 5 सवाल और एक सच। भाग 1, चुनौती भरा सवाल। एक दिन सम्राट अकबर दरबार में गहरे विचार में डूबे हुए थे। दरबारी उनकी मुद्रा देखकर चिंतित हो उठे। तभी बीरबल दरबार में आए और सम्राट के पास झुककर बोले, जहां पनाह, आज आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, आज मेरे मन में एक अजीब विचार आया है। क्या सच में हर सवाल का जवाब होता है? बीरबल मुस्कराए, अगर सवाल दिल से किया गया हो और उत्तर सच्चाई से जुड़ा हो तो हर सवाल का जवाब होता है। अकबर बोले, अच्छा, तो सुनो मेरी चुनौती, मैं तुम्हें 5 सवाल दूंगा। हर सवाल अपने आप में पेचीदा होगा और उत्तर तुम्हें न सिर्फ तर्क से बल्कि समझदारी से देना होगा। बीरबल ने सिर झुकाया, मैं तैयार हूं, जहांपना। भाग 2, पहला सवाल, सत्य और भ्रम। अकबर ने पूछा, अगर 2 लोग एक ही बात कहें, एक सच और एक झूठा, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सत्य बोल रहा है? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, सत्य हमेशा निरपेक्ष होता है। वह परिस्थिति या लाभ के अनुसार नहीं बदलता। झूठ अक्सर अपना रूप बदलता है, वह या तो किसी डर से बोला जाता है या लालच में। जो व्यक्ति सत्य बोलता है वह अपनी बात दोहराने में नहीं घबराता, जबकि झूठा व्यक्ति हर बार एक नया रूप लेकर आता है। अकबर बोले, पर अगर दोनों के पास प्रमाण हो? बीरबल ने कहा, तब प्रमाण नहीं, उनकी आंखें देखनी चाहिए। जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसकी आंखों में स्थिरता और शांति होती है। झूठे की आंखें सवाल से बचती हैं। भाग 3, दूसरा सवाल, न्याय और दया। अकबर ने अगला सवाल पूछा, अगर तुम्हारे सामने कोई अपराधी हो जिसने चोरी की हो लेकिन वह गरीब और भूखा हो, तो तुम उसे सजा दोगे या माफ कर दोगे? बीरबल ने क्षण भर सोचा, फिर बोले, जहांपनाह, कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। परंतु एक सच्चा न्याय वही होता है जहां दया और विवेक साथ चलते हैं। अगर वह व्यक्ति पहली बार अपराध कर रहा है और उसकी मंशा जीवन रक्षा थी, तो मैं उसे सजा देने के बजाय उसके जीवन को सुधारने का अवसर दूंगा। तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, नहीं, उसे यह समझना जरूरी होगा कि चोरी अपराध है, परंतु उसे एक अवसर देकर, कुछ सेवा का कार्य सौंपकर मैं उसे एक ईमानदार नागरिक बनने का मार्ग दूंगा। भाग 4, तीसरा सवाल, विश्वास और भय। अकबर ने तीसरा सवाल पूछा, एक राजा अपने सैनिकों से ज्यादा डरता है या अपने लोगों से? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, एक अच्छा राजा अपने सैनिकों से शक्ति और अपने लोगों से शक्ति का आधार पाता है। लेकिन अगर वह गलत कार्य करे तो सबसे ज्यादा डर उसे अपने ही लोगों से लगता है, क्योंकि जनता की चुप्पी भी कभी कभी विद्रोह में बदल जाती है। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, तो क्या मुझे जनता से डरना चाहिए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, डर नहीं पर सम्मान करना चाहिए। जब जनता को लगे कि उनका सम्राट न्यायप्रिय है, तब वह अपने राजा के लिए प्राण भी दे देती है। और जब जनता का विश्वास टूटे, तब राजा चाहे कितना भी बलशाली हो, वह अकेला हो जाता है। भाग 5, चौथा सवाल, बुद्धि और भाग्य। अब चौथा सवाल आया, जो सबसे कठिन था। बीरबल, जीवन में क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, बुद्धि या भाग्य? बीरबल थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, जहांपनाह, भाग्य एक अवसर है और बुद्धि उसे पहचानने की दृष्टि। अगर भाग्य दरवाजा खोलता है
तो बुद्धि उस रास्ते को चुनती है जिस पर चलना चाहिए। दोनों में संतुलन जरूरी है। अकबर बोले, पर अगर किसी को दोनों में से एक ही मिले? बीरबल मुस्कराए, तब बुद्धि बेहतर है, क्योंकि भाग्य एक बार साथ दे सकता है, लेकिन बुद्धि हर मोड़ पर मार्गदर्शन करेगी। भाग 6 पांचवा सवाल, बीरबल पर प्रश्न। अब अकबर ने आखिरी और सबसे व्यक्तिगत सवाल पूछा। अगर एक दिन तुम्हें यह निर्णय लेना पड़े कि तुम्हारी वफादारी मेरे प्रति है या सच्चाई के प्रति, तो तुम किसका साथ दोगे? सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की आंखों में हल्की चमक आई, पर चेहरा गंभीर था। जहां पनाह, उन्होंने कहा, आप मेरे सम्राट हैं और मैं आपका सेवक। मेरी वफादारी आपके प्रति है, पर मेरी आत्मा सच्चाई के प्रति उत्तरदायी है। अगर एक दिन आपको मेरी वफादारी और सच्चाई के बीच चुनना पड़े, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे जाने दें, ताकि मैं अपनी आत्मा के प्रति सच्चा रह सकूं। अकबर चुप हो गए। कुछ पल बाद बोले, इसका मतलब है कि तुम मुझे छोड़ दोगे? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, अगर आप गलत राह पर जाएंगे तो हाँ, लेकिन साथ ही मैं आपको समझाने की हर संभव कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा धर्म भी यही है। भाग 7 साजिश और संकट। इन्हीं सवाल जवाबों के बीच एक और घटनाक्रम चल रहा था। किसी ने सम्राट के खिलाफ षड्यंत्र रच रखा था। दरबार के एक मंत्री, हमीद मिर्जा, ने अकबर के विदेशी व्यापार सौदे को रोकने के लिए अफवाहें फैलाईं कि बीरबल खुद अपने लिए धन संग्रह कर रहे हैं। एक दिन अकबर को गुप्त रूप से एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, बीरबल अब सम्राट से बड़ा बनना चाहता है। वह अपने निर्णय स्वयं लेता है, जनता उसे ज्यादा मानती है। सावधान रहिए। अकबर परेशान हुए। उन्होंने बीरबल से पूछे बिना दरबार में चर्चा शुरू की और बीरबल को कुछ दिनों की छुट्टी पर भेज दिया। भाग 8 सच्चाई का परख। बीरबल को जैसे ही ज्ञात हुआ कि उनके खिलाफ साजिश चल रही है, उन्होंने बिना शोर किए सच्चाई पता करने की ठानी। वे एक गुप्त वेश में बाजार और किले के बीच रहने लगे। उन्होंने देखा कि हमीद मिर्जा हर रात विदेशी सौदागरों से गुप्त मुलाकात करता था। एक रात बीरबल ने साक्ष्य इकट्ठे किए, दस्तावेज, गवाह और व्यापारी के साथ हुई बातें, सब कुछ लिखा गया। फिर बीरबल एक भिखारी के वेश में दरबार में पहुंचे और गाना गाने लगे। जिसने खंजर छिपाया कमर के पास, वही कहता है, सब सच है बस झूठा विश्वास। अकबर ने पहचान लिया, यह आवाज बीरबल की थी। बीरबल ने तब सारा साक्ष्य सम्राट के सामने रख दिया। अकबर स्तब्ध रह गए। उन्होंने बीरबल से माफी मांगी और हमीद मिर्जा को उसी दिन पदच्युत कर कारावास में डाल दिया। भाग 9 अंत की ओर। उस शाम अकबर ने बीरबल से कहा, 5 सवाल पूछे थे मैंने, पर छठा जवाब तुमने अपने कर्मों से दे दिया। सच्चाई के लिए तुमने खुद को भी संदिग्ध बनवाया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मेरा धर्म आपकी सेवा नहीं, आपके राजधर्म की रक्षा है। अकबर बोले, अगर हर मंत्री तुम्हारे जैसा होता तो साम्राज्य अमर हो जाता। भाग 10 अंतिम शिक्षा। कुछ दिनों बाद अकबर ने एक सभा बुलाई, जिसमें जनता, मंत्री और बुद्धिजीवी शामिल हुए। उन्होंने वहां घोषणा की, इस राज्य में अब न्याय का आधार सिर्फ शब्द नहीं, कर्म होंगे। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा सेवक वह नहीं जो हाँ में हाँ मिलाए, बल्कि वह है जो राजा को भी सच्चाई का आईना दिखाए। कहानी से सीख। सच्चाई को साबित करने के लिए साहस और धैर्य दोनों चाहिए। सच्चा सेवक वही होता है जो सत्ता से नहीं, सिद्धांतों से बंधा हो। एक राजा को खुद से भी ज्यादा अपने सलाहकारों की नीयत पर ध्यान देना चाहिए। हर सवाल का उत्तर तर्क से नहीं, कभी कभी आत्मा से भी देना पड़ता है। कहानी का नाम 7 रंग की रहस्यमयी चिट्ठी। भाग 1 एक रहस्यमयी सुबह।
एक दिन जब सुबह का सूरज लालिमा बिखेर रहा था, अकबर का दरबार सज चुका था। दरबारियों की कतार लगी थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि एक सिपाही दरबार में हाफता हुआ नहीं आया। जहां पनाह, शाही महल के द्वार पर किसी ने यह पत्र छोड़ा है। सिपाही ने हाथ में एक रंगीन लिफाफा पकड़ा था, 7 अलग अलग रंगों में लिपटा हुआ। अकबर ने कौतूहल से लिफाफा लिया। खोलते ही उसमें लिखा था, अगर आप सच्चे और बुद्धिमान सम्राट हैं तो इस पत्र में छिपे 7 संकेतों को हल कीजिए। हर संकेत आपको अगले स्थान की ओर ले जाएगा। अंत में आप पाएंगे अपने ही महल की सबसे बड़ी सच्चाई। परंतु सावधान, हर रंग के पीछे एक रहस्य है और हर उत्तर में छुपा है एक खतरा। अकबर ने फौरन बीरबल को बुलवाया। भाग 2, पहला रंग लाल। पहला संकेत लाल रंग के कागज पर था। लाल है शक्ति का रंग। जहां शेर चुप बैठा है संग, वहां खोजो पहली बात। जहां चुपचाप हो दिन की रात। बीरबल ने सोचते हुए कहा, लाल रंग शक्ति का प्रतीक है और शेर यहाँ रूपक है। कदाचित वह राजा के सिंहासन की ओर संकेत करता है, लेकिन दिन की रात शायद उस स्थान की ओर इशारा करती है जहां अंधेरा होता है, जैसे शाही हथियार घर। अकबर और बीरबल तुरंत हथियार घर पहुंचे। वहां शेर के आकार की मूर्ति के नीचे एक छिपा हुआ कागज मिला, नारंगी रंग में लिपटा हुआ। भाग 3, दूसरा रंग नारंगी। नारंगी सूरज की किरणें। ढूंढो वहां जहां जल से बातें करें नदियां। वहां छुपा है दूसरा राज, सिर्फ वो पाए जो सच्चे दिल से हो खास। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, यह शाही बाग के उस कोने की बात कर रहा है जहां कृत्रिम नदी और झरने हैं। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि झरने के पत्थरों के बीच एक सुराख है जिसमें पीले रंग का अगला पत्र रखा था। भाग 4, तीसरा रंग पीला। पीला रंग समर्पण का चिन्ह। खोजो वहां जहां बालक हंसते हैं दिन भर। मासूमियत में छुपा है राज। जहां शिक्षा है वहां है उजाला। अकबर बोले, यह तो स्पष्ट है, शाही विद्यालय। बीरबल ने विद्यालय जाकर मुख्य कक्षा के शिक्षक से बात की। एक विद्यार्थी ने कहा कि उसे एक रंगीन लिफाफा मिला था जो उसे पढ़ने के लिए तो नहीं पर देखने में बहुत सुंदर लगा। वह लिफाफा हरे रंग का था। भाग 5, चौथा रंग हरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक। जहां दवा नहीं पर हर दर्द की दुआ है। जहां शांति है न कोई गिला, वही है अगली चिट्ठी की विला। बीरबल ने कहा, यह संकेत शाही बाग के उस कोने की तरफ इशारा करता है जहां ध्यान और योग सिखाया जाता है। वहां एक साधु ने बताया कि किसी ने पेड़ के नीचे एक पत्र छोड़ दिया था। यह पत्र नीले रंग में था। भाग 6, पांचवां रंग नीला। नीला रंग आकाश का। खोजो वहां जहां उड़ते हैं परिंदे। जहां ना हो दीवार न सरहद, वही मिलेगा अगला रहस्य भरत। बीरबल ने कहा, यह तो शाही कबूतर खाने की बात है। वहां एक कबूतर की टांग से बंधा एक छोटा सा पत्र मिला, इंडिगो जामुनी रंग में। भाग 7, छठा रंग जामुनी। जामुनी है आत्मा का रंग। खोजो वहां जहां सच्चाई को पूजा जाता है। मंदिर या मस्जिद नहीं, बल्कि जहां न्याय न बिके कभी। बीरबल ने समझा, यह शाही न्यायालय की बात कर रहा है। वहां सिंहासन के नीचे एक गुप्त खांचा मिला जिसमें अंतिम रंग बैंगनी का पत्र था। भाग 8, सातवां रंग बैंगनी। बैंगनी वह रंग है जिसमें मिलते हैं सारे रंग। अब तुम आए हो अंतिम पड़ाव पर। खोजो वहां जहां सबसे कम लोग जाते हैं, पर सबकी नजरें वहीं टिकती हैं। बीरबल थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, जहां पनाह, यह महल के उस पुराने कक्ष की ओर संकेत कर रहा है जहां शाही खजाना रखा जाता है।
वहां केवल कुछ विश्वस्त ही जाते हैं। वे वहां पहुंचे और देखा कि एक पुराना संदूक खुला हुआ था। अंदर एक दर्पण रखा था और उसके नीचे एक पंक्ति लिखी थी, जिस सच्चाई की खोज कर रहे थे वह तुम स्वयं हो। 7 रंग 7 गुण तुम्हारे ही हैं, सम्राट। अकबर एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा जो मुस्कुरा रहे थे। भाग 9 बीरबल का रहस्य। बीरबल, क्या यह सब तुम्हारा आयोजन था? अकबर ने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, कई दिन से मैंने देखा कि दरबार में राजनीति, षड्यंत्र और नकारात्मकता बढ़ रही है। आपको स्वयं अपने भीतर झांकने की आवश्यकता थी। आपके भीतर जो न्याय, करुणा, बल, बुद्धि, विवेक, समर्पण और आत्मा है, उन्हें पुनः जागृत करना जरूरी था। यह 7 रंग इन 7 गुणों का प्रतीक हैं। यह यात्रा आपको स्वयं से मिलाने की थी। अकबर भावविभोर हो गए। उन्होंने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुम मेरे सबसे प्रिय रत्न हो। न केवल बुद्धिमान बल्कि मेरे आत्मिक मार्गदर्शक भी। भाग 10 सच्चाई की सेवा। इस घटना के बाद अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से हर वर्ष इन 7 रंगों की प्रतीक यात्रा आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य के अधिकारी, सैनिक, शिक्षक और न्यायाधीश शामिल होंगे, ताकि वे यह न भूलें कि शक्ति, करुणा और सच्चाई का संतुलन ही सच्चे शासन की नींव है। बीरबल ने यह व्यवस्था बनाई कि हर चिट्ठी बच्चों और शिक्षकों को सिखाई जाए, ताकि अगली पीढ़ी में अच्छे नेता और न्यायप्रिय नागरिक बने। कहानी से सीख। हर रंग जीवन का एक गुण है। बुद्धिमत्ता सिर्फ उत्तर देने में नहीं, दिशा देने में भी होती है। राजा वही श्रेष्ठ होता है जो समय समय पर स्वयं को परखता है। सच्चाई की खोज हमेशा बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। कहानी का नाम बीरबल और समय का न्याय। भाग 1 अनोखा फरमान। एक दिन अकबर के दरबार में शाही संदेशवाहक आया और उसने एक अनोखी घोषणा पढ़ी। शाही फरमान, कल सूरज डूबने से पहले जो व्यक्ति सम्राट को यह सिद्ध करेगा कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है, उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रीगण और दरबारी आपस में देखने लगे। यह कैसा प्रश्न था? समय को कोई देख नहीं सकता, न उसका न्याय सुन सकता है। फिर यह सिद्ध कैसे किया जा सकता है? बीरबल मुस्कराए पर चुप रहे। भाग 2 दरबार में मंथन। अगले दिन सुबह से ही दरबार में हलचल थी। कई विद्वान आए, किसी ने ग्रंथों के हवाले दिए, किसी ने दर्शन शास्त्र समझाया, किसी ने ज्योतिषीय गणनाएं की। लेकिन कोई भी यह नहीं सिद्ध कर पाया कि समय न्याय करता है। अकबर निराश हो रहे थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो शांत भाव से बैठे थे। बीरबल, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? सम्राट ने पूछा। जहांपनाह, बीरबल बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर एक घटना के माध्यम से दूंगा, परंतु उसके लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। भाग 3 एक नाटक की योजना। बीरबल दरबार से बाहर निकलते ही शहर के एक अमीर व्यापारी सुदर्शन लाल के पास पहुंचे, जो अहंकारी और भ्रष्ट स्वभाव का था। उसने कई गरीब किसानों से जमीन हड़पी थी। बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने गुप्त रूप से शहर में यह अफवाह फैलवाई कि सम्राट ने नए खजाने की खोज की है, जिसमें जादुई शक्ति है और वह केवल ईमानदार व्यक्ति को ही दिखाई देगा। सुदर्शनलाल के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि यदि वह इस खजाने तक पहुंच गया तो वह और भी अमीर बन जाएगा। बीरबल ने उसे गुप्त रूप से बुलाया। भाग 4 खजाने की खोज। सुदर्शनलाल, बीरबल ने गंभीरता से कहा, सम्राट को विश्वास है कि तुम इस राज्य के सबसे ईमानदार व्यक्तियों में से एक हो।
इसलिए तुम्हें यह दायित्व दिया गया है कि तुम उस गुफा में जाओ जहां वह जादुई खजाना है। क्या वहां खतरा है? व्यापारी ने भय से पूछा। थोड़ा बहुत, पर अगर तुम ईमानदार हो तो वह तुम्हें कुछ नहीं करेगा। बीरबल ने उसे एक गुफा में पहुंचाया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। गुफा के अंदर कुछ नहीं था, न खजाना न रोशनी, बस एक दिया और थोड़ा सा खाना। भाग 5। 3 दिन गुफा में। 3 दिन बीत गए। सुदर्शन लाल गुफा में बैठा रहा। शुरू में उसे लगा कि वह परीक्षा का हिस्सा है, पर धीरे धीरे घबराहट बढ़ने लगी। उसे भूख लगने लगी, डर लगने लगा और अंततः वह रोने लगा। चौथे दिन बीरबल उसे निकालने आए। बाहर आते ही वह जमीन पर गिर पड़ा। मैंने कोई खजाना नहीं देखा। मैं बस अपने कर्मों के बारे में सोचता रहा, वह बड़बड़ाया। भाग 6। दरबार में प्रस्तुति। बीरबल ने अकबर के दरबार में सुदर्शन लाल को प्रस्तुत किया। जहां पनाह, समय का न्याय देखिए। इस व्यक्ति ने जीवन भर दूसरों का शोषण किया और 3 दिन जब वह अकेले समय के साथ रहा तब उसे अपने कर्मों का मूल्य समझ आया। मैं कुछ नहीं बोला, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ाया। सिर्फ समय ने इसे सिखाया कि जीवन का अर्थ क्या है। यही है समय का न्याय। सुदर्शन लाल ने रोते हुए कहा, मुझे क्षमा करें जहांपना। मैं समझ गया कि मैं कितना गिर चुका था। कृपया मेरी जमीनें उन किसानों को लौटा दीजिए जिनसे मैंने छीनी थीं। अकबर मंत्रमुग्ध रह गए। उन्होंने बीरबल को पुरस्कार दिया और घोषणा की कि अब से हर अपराधी को पहले 3 दिन एकांत में रखा जाएगा, जहां उसे स्वयं का मूल्यांकन करना होगा। भाग 7। दरबारी जलन। परंतु बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा से कुछ दरबारी ईर्ष्या करने लगे थे, खासकर एक मंत्री राजा हरिदत्त। वह चाहते थे कि बीरबल को किसी प्रकार दरबार से हटाया जाए। उन्होंने एक योजना बनाई। एक दिन उन्होंने शाही खजाने से कुछ हीरे गायब कर दिए और गुप्त रूप से बीरबल के घर के पास फेंक दिए। फिर सिपाहियों को सूचना दी। भाग 8। बीरबल पर आरोप। जहांपनाह, हरिदत्त बोला, हमने बीरबल के घर के पास खोए हुए हीरे पाए हैं। क्या यह संयोग है या कुछ और? अकबर स्तब्ध रह गए। उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल ने कोई सफाई नहीं दी। वे बस मुस्कराते रहे। जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि मुझे भी वही न्याय मिले जो मैंने सुदर्शन लाल को दिया, 3 दिन अकेले समय के साथ। भाग 9। बीरबल की परीक्षा। बीरबल को एकांत कक्ष में बंद कर दिया गया। लेकिन 3 दिन बाद जब वह लौटे तो उनके पास एक नई योजना थी। उन्होंने घोषणा की, मैं जानता हूं कि वह हीरे कहां से आए हैं, परंतु मैं इसे न्यायालय में समय के न्याय से सिद्ध करूंगा। उन्होंने एक सभा बुलाई जिसमें सभी दरबारी उपस्थित थे। राजा हरिदत्त, बीरबल बोले, आप इतने बुद्धिमान हैं, क्या आप इस छोटे से परीक्षण में भाग लेंगे? हरिदत्त हंसते हुए बोला, जरूर। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक थैला दिया जिनमें नकली हीरे थे। उन्होंने कहा, जिसके पास असली हीरे होंगे वह थैले को हाथ में लेने पर गर्मी महसूस करेगा। हरिदत्त घबरा गया। वह जानता था कि असली हीरे उसके पास हैं। जब सबने अपने थैले पकड़े, हरिदत्त ने तुरंत अपना थैला फेंक दिया। बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, देखिए, दोषी स्वयं सामने आ गया। मैंने कहा था, समय का न्याय होगा। 3 दिन अकेले रहने के बाद मुझे स्पष्ट दिखा कि किसी ने साजिश की है और केवल दोषी ही ऐसी घबराहट दिखाएगा। भाग 10। न्याय की स्थापना। हरिदत्त ने अपराध स्वीकार कर लिया और उसे दरबार से निष्कासित कर दिया गया। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे जैसा न्यायप्रिय और धैर्यवान कोई नहीं।
तुमने सिद्ध कर दिया कि समय न केवल न्याय करता है, बल्कि उसे सहन करने वाला ही असली ज्ञानी होता है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, समय हर किसी की परीक्षा लेता है, राजा हो या रंक। और उसका न्याय सबसे सच्चा होता है, क्योंकि वह न किसी से डरे न किसी से प्रभावित हो। कहानी से सीख। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। सच्चाई कभी छुपी नहीं रह सकती। धैर्य और चतुराई से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। न्याय वो है जो मनुष्य को आत्मज्ञान की ओर ले जाए। कहानी का नाम बीरबल और गुप्त विद्रोह की गुत्थी। भाग 1। दरबार में छाया सन्नाटा। सम्राट अकबर का दरबार, जहां बुद्धिमत्ता, न्याय और शौर्य की मिसालें कायम होती थीं, एक दिन अचानक अजीब सी बेचैनी से भर गया। दरबारी खुसुर फुसुर कर रहे थे और अकबर की आंखों में असमंजस के बादल थे। कुछ ही देर में सिपाही एक संदेश लेकर आया। जहां पनाह, किसी ने शाही नगर की दीवारों पर रात के अंधेरे में यह पर्चे चिपकाए हैं। सिंहासन अब थका हुआ है, राजाज्ञा का युग समाप्त हो चला है। जल्द ही एक नया सूरज उगेगा, जनता का। अकबर के हाथों से पर्चा फिसल गया। यह किसी विद्रोह की आहट थी। बीरबल कहाँ है? सम्राट ने पूछा। जहां पनाह, उन्हें यह समाचार मिलते ही वे स्वयं जांच के लिए निकल गए हैं, सिपाही बोला। अकबर को आश्वासन मिला, जब तक बीरबल हैं, राजमहल सुरक्षित है। भाग 2। बीरबल की गुप्त जांच। बीरबल ने सबसे पहले नगर के उन हिस्सों का निरीक्षण किया जहां पर्चे मिले थे। वह साधारण वेश में थे, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उन्होंने पाया कि पर्चे केवल उन्हीं इलाकों में थे जहां कर अधिक लगे थे और जनता में असंतोष था। उन्होंने कुछ मोची, सब्जी वाले और दस्तकारों से बातचीत की। साहब, क्या करें? एक बुनकर ने कहा, कर तो इतना बढ़ा दिया है कि बच्चों के लिए रोटी जुटाना मुश्किल हो गया है। बीरबल ने समझ लिया, कोई चालाक व्यक्ति जनता के असंतोष को भड़काकर अकबर के खिलाफ उन्हें मोड़ना चाहता है। भाग 3। दरबारी चक्रव्यूह। दरबार में वापस आकर बीरबल ने मंत्रियों की बैठक बुलाई। उसमें एक नया चेहरा दिखाई दिया, काजी हमीम खान, जो हाल ही में एक दक्षिणी सूबे से दरबार में नियुक्त हुआ था। उसकी वाक्पटुता और व्यवहार ने दरबारियों को प्रभावित किया था। पर बीरबल की अनुभवी आंखें उसके आत्मविश्वास के पीछे छिपी चालाकी को भांप चुकी थीं। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारी राय क्या है? क्या यह कोई बाहरी विद्रोही है? बीरबल बोले, जहां पनाह, यह विद्रोह कहीं भीतर से शुरू हुआ है। यह किसी ऐसे व्यक्ति का काम है जिसे हमारी व्यवस्था की कमजोरियां ज्ञात हैं और जो जनता के असंतोष का लाभ उठा रहा है। भाग 4। नकली विद्रोही का साया। बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने एक गुप्त सभा का आयोजन किया, जिसमें कुछ विद्वान और कलाकारों को बुलाया। उन्होंने इनमें से एक को जनता का नया नेता बना दिया। नाम दिया गया जानवर, एक रहस्यमयी व्यक्तित्व जो आम लोगों की भाषा बोलता था और जो बदलाव का नारा दे रहा था। बीरबल ने इस जानवर की घोषणाएं नगर में गुप्त रूप से फैलवा दी। अब दो बातें हो रही थीं, एक तो जनता की नाराजगी और दूसरा एक काल्पनिक नेता का उदय। बीरबल जानना चाहते थे कि असली षड्यंत्रकारी कौन है जो इस आग को हवा दे रहा है। भाग 5। नकाब के पीछे। एक रात बीरबल ने स्वयं को जानवर के एक अनुयायी के रूप में पेश किया और शहर के एक पुराने महल में जा पहुंचे, जहां गुप्त बैठक होने वाली थी। वहां से उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक और अधिकारी छिपे रूप में आए थे, जिनमें से एक था काजी हमीम खान। बीरबल समझ गया, यह वही व्यक्ति है जो इस पूरे विद्रोह का सूत्रधार है। वह जनता की वेदना को भड़का रहा था ताकि स्वयं सिंहासन पर बैठ सके। पर बीरबल ने कुछ नहीं किया।
वह चुपचाप वापस लौटे क्योंकि अब समय था वास्तविक न्याय का। भाग 6 बीरबल की माया। अगले दिन बीरबल ने अकबर से अनुमति ली कि वह एक विशेष जनता दरबार आयोजित करना चाहते हैं, जहां आम नागरिक खुले दिल से अपनी बात कह सकें। यह सभा दरबार के बाहर खुले मैदान में आयोजित की गई। बीरबल ने वहां घोषणा की, राज्य की सेवा में सम्राट ने एक नया न्यायिक प्रस्ताव रखा है, जो भी यह सिद्ध कर सके कि वह जनता के लिए सर्वोत्तम नेता है, उसे सार्वजनिक समर्थन के आधार पर विशेष मान्यता दी जाएगी। काजी हमीम खान को जैसे ही यह सूचना मिली, वह इस सभा में आया और वहां जानवर के नाम पर भाषण देने लगा। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। भाग 7 भेद खुलता है। बीरबल ने सभा में छिपे सिपाहियों को संकेत दिया। उन्होंने तुरंत काजी हमीम खान को पकड़ लिया। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह व्यक्ति इस राज्य का सबसे बड़ा धोखेबाज है। इसकी मंशा थी राज्य को तोड़कर सत्ता हड़पने की। इसका हर कदम सुनियोजित था, पर्चे, असंतोष, नकली विद्रोह और स्वयं को नेता के रूप में प्रस्तुत करना। अकबर चौंक गए। उन्होंने आदेश दिया कि हमीम खान को राज्यद्रोह के लिए कारावास में डाला जाए। भाग 8 सच्चा सुधार। लेकिन बीरबल ने प्रस्ताव रखा, जहांपनाह, केवल एक षड्यंत्र को रोकने से सच्चा समाधान नहीं होगा। जनता की समस्याएं वास्तविक हैं। हमें कर प्रणाली में सुधार करना होगा और आम नागरिकों की आवाज सुननी होगी। अकबर ने बीरबल की बात मानी। अगले 3 महीने में करों को न्यायसंगत बनाया गया। किसानों के लिए नई योजना बनी। हर जिले में जनसुनवाई की व्यवस्था की गई। भाग 9 जानवर की वापसी। पर बीरबल ने जानवर के चरित्र को मिटने नहीं दिया। उसने इसे एक प्रतीक बना दिया, जनता के अधिकारों की रक्षा का। जानवर अब एक विचार बन गया, न कि कोई नेता। उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की, जानवर दिवस, जब हर साल सम्राट स्वयं नागरिकों से मिलते और उनकी समस्याएं सुनते। भाग 10 बीरबल का सम्मान। कुछ ही समय में राज्य में खुशहाली लौट आई। अकबर ने बीरबल को दरबार का महान्यायाधीश घोषित किया, न केवल बुद्धिमत्ता के लिए बल्कि जनभावना की रक्षा के लिए। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, एक सच्चे राज्य की पहचान सिर्फ उसके किले या सेना से नहीं होती, बल्कि उस व्यवस्था से होती है जो हर नागरिक को न्याय, सम्मान और सुरक्षा दे। कहानी से सीख। राज्य की असली शक्ति उसकी जनता होती है। बुद्धिमान शासक वही होता है जो आलोचना को अवसर बनाता है। विरोध को दमन नहीं, संवाद से संभालना चाहिए। बीरबल जैसे नेता न केवल संकट सुलझाते हैं, बल्कि समाज को दिशा भी देते हैं। कहानी का नाम बीरबल और चोरी का रहस्य। भाग 1 दरबार में हलचल। एक दिन सम्राट अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी आया। उसके चेहरे पर घबराहट और क्रोध दोनों साफ झलक रहे थे। जहांपनाह, व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, मेरे घर में कल रात चोरी हो गई है। बहुत ही कीमती गहने और मोहरें चुरा ली गई हैं। मैंने अपने नौकरों पर शक किया है, लेकिन कोई कुछ नहीं स्वीकार कर रहा। अकबर ने कुछ सोचते हुए कहा, हमारे राज्य में चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीरबल, इस रहस्य को सुलझाना अब तुम्हारे जिम्मे है। बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, मैं कल सुबह इस मामले की जांच करने व्यापारी के घर जाऊंगा। भाग 2 व्यापारी का घर। अगले दिन बीरबल व्यापारी के घर पहुंचे। उन्होंने घर का निरीक्षण किया, गहनों की अलमारी देखी और नौकरों से बातचीत शुरू की। घर में 5 नौकर थे, रामू, खेमचंद, फकीरा, रहीम और गोविंद। बीरबल ने सबकी आंखों में झांका, सवाल किए और उनके हाव भाव देखे, पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला।
अंत में बीरबल ने कहा, मैं रात यहीं ठहरूंगा। सभी नौकरों को यहीं रहने दिया जाए। सुबह तक सब साफ हो जाएगा। भाग 3 चतुर योजना। रात के भोजन के बाद बीरबल ने 5 नौकरों को बुलाया और कहा, चोरी की गई चीजों को वापस लाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम सब निर्दोष हो सकता है किसी और ने ये काम किया हो। नौकर हैरान थे। बीरबल का व्यवहार सामान्य था, जैसे वह किसी मित्रवत चर्चा में हो। फिर उन्होंने एक थैला निकाला जिसमें 5 छोटी छोटी लकड़ियां थीं। उन्होंने कहा, यह लकड़ी जादुई है। यह बता सकती है कि चोर कौन है। मैंने हर लकड़ी को खास मंत्र से अभिमंत्रित किया है। तुम सब इन्हें अपने अपने तकियों के नीचे रखकर सो। सुबह जिसकी लकड़ी 1 इंच बड़ी हो जाएगी वही निर्दोष होगा। बाकी सब की लकड़ी वैसी की वैसी रहेगी। नौकरों ने सहमति में सिर हिलाया और लकड़ियां ले लीं। भाग 4 सुबह की सच्चाई। सुबह होते ही बीरबल ने सबको बुलाया और लकड़ियां वापस मांगी। उसने देखा कि 4 लकड़ियां वैसी ही थीं, लेकिन एक लकड़ी पहले से 1 इंच छोटी थी। बीरबल मुस्कराए और बोले, यह काम हो चुका है। चोर है फकीरा। फकीरा चौंक गया। मैं कैसे? बीरबल बोले, सच ये है कि लकड़ी जादुई नहीं थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन चोर को डर था कि लकड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए उसने उसे रात में काट दिया। अब कोई इनकार नहीं कर सकता था। फकीरा ने घबराकर चुपचाप सिर झुका लिया और फिर सबके सामने स्वीकार कर लिया, मैंने ही चोरी की थी। गहने अब भी मेरी झोंपड़ी में छिपे हैं। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया और सारा चोरी का सामान बरामद कर लिया गया। भाग 5 दरबार में न्याय। जब बीरबल दरबार में पहुंचे, उन्होंने सारी घटना सम्राट को सुनाई। अकबर हंस पड़े, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने एक बार फिर न्याय को जीत दिलाई है। बिना किसी कठोरता के तुमने सत्य को बाहर ला दिया। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, कभी कभी मनुष्य का भय ही उसे सच्चाई की ओर मोड़ देता है। अकबर ने फकीरा को कारावास भेजने का आदेश दिया और बाकी ईमानदार नौकरों को पुरस्कार दिए। व्यापारी को उसके सारे गहने और धन लौटा दिए गए। भाग 6 लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही दिनों बाद बीरबल को व्यापारी के घर फिर से बुलाया गया। इस बार व्यापारी की पत्नी ने शिकायत की कि वह अपनी कुछ चूड़ियां और सोने की पायल अब भी नहीं पा रही हैं। बीरबल को कुछ शक हुआ। उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या आपने सामान की गिनती खुद की थी? व्यापारी बोला, नहीं, मेरी पत्नी ने बताया कि सब वापस मिल गया। बीरबल ने व्यापारी की पत्नी से पूछा, क्या आपने चुपके से कुछ गहने छिपा रखे थे ताकि बाद में दोबारा मुआवजा मिल सके? स्त्री हड़बड़ा गई। उसने धीरे से कहा, मालिक को मत बताइएगा। मैंने बस एक जोड़ी पायल और चूड़ियां अलग रख ली थीं। डर था कि कहीं फिर से चोरी न हो जाए। बीरबल मुस्कराए, तो फिर आप खुद ही इसे चोरी बता रही थीं। वह स्त्री शर्मिंदा हो गई और तुरंत गहने वापस कर दिए। बीरबल ने कहा, झूठ बोलने से समस्या नहीं सुलझती बल्कि उलझती है। भाग 7 दरबार में आखिरी संवाद। अकबर ने जब यह दूसरी घटना सुनी तो बोले, मनुष्य को चोरी से ज्यादा अपने भय और लोभ से बचना चाहिए। यही सच्चा न्याय है। बीरबल ने कहा, जहां भय होता है वहां झूठ पनपता है, और जहां चतुराई और करुणा होती है वहां सत्य अपने आप बाहर आता है। अकबर ने बीरबल को एक सुंदर स्वर्ण मुकुट भेंट किया जिसमें लिखा था, सत्य का रक्षक, न्याय का दीपक। सीख है,
बुद्धिमत्ता से बड़ा रहस्य सुलझाया जा सकता है। भय और लोभ इंसान को झूठ बोलने पर मजबूर करते हैं। बीरबल जैसे लोग समाज में सच्चाई की रोशनी फैलाते हैं।